नमस्कार। मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। सर्वे के सत्यानाश के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे और ये एक ऐसा विषय है जो बिहार की सामाजिक और खासकर ग्रामीण क्षेत्र के पूरे सामाजिक परिवेश और पूरे सोशल फैब्रिक में जबरदस्त तनाव का कारण बन गया है। जी हाँ, पैतृक संपत्ति में महिलाओं यानी बेटियों के अधिकार को लेकर के इस पूरे मसले के कारण जो सर्वे ऑपरेशन हो रहा है उसमें आप सब लोग को पता है कि वंशावली देना है और सेल्फ डिक्लेरेशन देना है। तो वंशावली देने के क्रम में वो पूरा जो इजमाइल प्रॉपर्टी होता है, इजमाइल का मतलब ज्वाइंट होता है, पूरा ज्वाइंट प्रॉपर्टी का पूरा फैमिली ट्री देना होता है। और उसमें जब भी लड़कियों का, विवाहित लड़कियों का खास करके नाम आता है तो उसको भी देने की बात हुई। अब उसमें शुरुआती दौर में ही कन्फ्यूजन ये क्रिएट हुआ कि अब ये कन्फ्यूजन किस लेवल से क्रिएट हुआ मुझे पता नहीं, लेकिन वंशावली देने के क्रम में लोगों ने एनओसी वगैरह मांगना शुरू किया और धीरे धीरे ये बात जब फैली तो विवाहित लड़कियों में जो अब किसी की बुआ हो गई है, किसी की कोई बहन है, तो उसमें समस्या, ननद हो गई मतलब उसमें समस्या आनी शुरू हो गई। इस पूरे विवाद में उस बुआ और ननद के पति, खास करके जो थोड़े दबंग प्रवृत्ति के थे, ये लोग उसमें कूद गए। वस्तुतः यह सलाह आज एक हर्ष नाम के एक व्यक्ति ने मुझे यूट्यूब मंच पर दिया था कि इस विषय पर बात किया जाए, क्योंकि इसके कारण पूरे सामाजिक ताने बाने में जबरदस्त बिखराव की समस्या उत्पन्न हो गई है। और राजनीतिक नासमझी तो बिहार में बहुत आम बात है और विभागीय मंत्री ने ऐसे ही कहीं एक बयान दे दिया कि इस समस्या का समाधान कर देंगे, हम लोग इसको देख लेंगे वगैरह वगैरह की लड़कियों के उत्तराधिकार के संबंध में। तो आइए पहले समझते हैं कि ये कानूनी मसला है क्या, वस्तु स्थिति क्या है इसकी आज की, और इसका क्या कोई समाधान है भी या नहीं। अन्यथा यह एक अलग समस्या है जो रैयत के दृष्टिकोण से, मैंने कहा था कि रैयत के दृष्टिकोण से बात करेंगे, तो आज रैयत के दृष्टिकोण से सिर्फ इस विषय पर बात कर रहे हैं कि जो लड़कियों को इजमाइल संपत्ति में जो अधिकार है उसको लेकर के पूरे ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक परिवेश में जो तनाव पैदा हो गया है। सबसे पहले समझिए कि इससे संबंधित इस देश में एक कानून है, उसका नाम है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। ये कानून सेंट्रल एक्ट है। सेंट्रल एक्ट क्या होता है इसको पहले समझ लीजिए। संविधान के अनुच्छेद 246 में लिस्ट 1 शेड्यूल 7 में अनुसूची 7 में उसको रखा गया है। उसमें 3 तरह की लिस्ट है, लिस्ट 1, लिस्ट 2 और लिस्ट 3। लिस्ट 1 को बोलते हैं स्टेट लिस्ट। इसका मतलब आप अपने स्क्रीन पर इसको देख सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि वैसे विषय जिस पर केंद्र यानी पार्लियामेंट कानून बना सकता है। दूसरी सूची है उसको बोलते हैं पहली सूची हुई सेंट्रल लिस्ट जिसमें पार्लियामेंट सिर्फ कानून बना सकता है। दूसरी सूची है स्टेट लिस्ट जिसमें सिर्फ स्टेट कानून, यानी स्टेट मतलब जो प्रोविंसेस हैं यानी स्टेट लेजिस्लेचर वो कानून बना सकता है। बिहार के दृष्टिकोण से बिहार विधानसभा। और तीसरी जो सूची है वो अनुवर्ती सूची, समवर्ती भी कहीं कहीं बोलता है, उसको इंग्लिश में कंकरेंट सूची बोलते हैं। कंकरेंट सूची का मतलब है कि वो दोनों बना सकता है, यानी पार्लियामेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट का जो स्टेट लेजिस्लेचर है विधानसभा वो भी कानून बना सकता है। लेकिन उसमें कई बार सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है और संविधान में भी की भावना भी यही है कि केंद्र के लिस्ट में तो सिर्फ केंद्र बनाएगा ही, स्टेट के लिस्ट में सिर्फ स्टेट बनाएगा और कंकरेंट में दोनों बनाएगा। लेकिन स्टेट के लिस्ट में भी केंद्र बना सकता है और कंकरेंट में तो केंद्र को पावर है ही। जो लैंड है वो स्टेट लिस्ट में आता है, आप अपने स्क्रीन पर देखिए स्टेट लिस्ट में आता है। लेकिन ये जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है यह भी बेसिकली लैंड से भी संबंधित है, खास करके एग्रीकल्चर लैंड।
तो इस तरह से ये इसको इसको कानूनी भाषा में जनरल एक्ट बोला जाता है। दो तरह के एक्ट होते हैं, एक जनरल एक्ट और एक स्पेशल एक्ट। ये जनरल एक्ट है जो स्टेट जो सेंटर ने बनाया, यानी सेंट्रल एक्ट। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में विवाहित लड़कियों को संपत्ति, पैतृक संपत्ति में यानी माता पिता के इजमाइल प्रॉपर्टी में अधिकार को लेकर के बहुत बातें स्पष्ट नहीं थी, और मोटे तौर पर पूरे देश में यह चल रहा था कि इनको यह हिस्सा नहीं मिलता है। और ये धीरे धीरे बात बिल्कुल प्रचलित हो गई, लड़कियों की शादी हो जाती थी और मान लिया जाता था कि उसको जो दहेज दिया गया, यद्यपि दहेज इलीगल घोषित किया जा चुका है, लेकिन हम लोग सब लोग जानते हैं, तो शादी होती है और लड़की विदा हो जाती है और उसका इस संपत्ति से अधिकार खत्म हो जाता है। लेकिन समस्या क्या हुई? समस्या ये हुई कि 2005 में हिंदू सक्सेशन एक्ट में एक संशोधन लाया गया, उसको भी आप अपने स्क्रीन पर देखिए। और इस संशोधन में एक नया सेक्शन इंक्लूड किया गया, इंसर्ट किया गया, धारा 6 सेक्शन 7। यह धारा कहता है कि इसमें पुत्री को उसके अपने अधिकार में पुत्र के समान से ही जन्म से ही सहदायिक बनाया जा गया, यानी उसको अधिकार मिल गया है। अब 2005 में यह संशोधन हो तो गया हिंदू सक्सेशन एक्ट में 1956 में, लेकिन मोटे तौर पर देश में कुछ एकाध राज्य अपवाद को छोड़कर के मोटे तौर पर किसी राज्य में ये बात और ये प्रावधान लागू हुए नहीं। अलग अलग समय में भी सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जाता रहा। जो सबसे लेटेस्ट मामला और जो सबसे एक्सप्लिसिट मामला है वो है, स्क्रीन पर देखिए, विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा। यह 2020 में सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया था और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट वुमेन ऑब्लिक डॉटर शैल आल्सो बी कंसीडर्ड एज अ पार्ट ऑफ जॉइंट लीगल हेयर as a son and can inherit ancestral property equally as male heir irrespective that the father was not alive before the Hindu Succession Amendment Act 2005 came into effect। इसका मतलब ये हुआ कि विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि नहीं, लड़कियों को भी महिलाओं और बेटियों को भी पिता के इजमाइल प्रॉपर्टी में अधिकार होगा। अब इसके बावजूद भी यहां पर मोटे तौर पर चल रहा था, चीजें चल रही थी, जैसे चल रहा था जब सर्वे नहीं हुआ था। लेकिन जब ये सर्वे शुरू हुआ तो उसमें उद्घोषणा के बाद जो वो प्रोक्लेम करता है सेटलमेंट ऑफिसर, उसके बाद जो पहला सर्वे ऑपरेशन में पब्लिक का यानी रैयत का इंटरेक्शन होता है, वह दो महत्वपूर्ण चीजों में होता है। पहला, आम सभा वगैरह को छोड़ के, आम सभा में तो होता ही है, आम सभा तो बेसिकली उसको बताने के लिए, लेकिन उसके बाद सेल्फ डिक्लेरेशन, स्व घोषणा, उसके प्रपत्र बने हुए हैं, और वंशावली, इस दोनों को रैयत को ऑनलाइन या ऑफलाइन शिविर में जमा करना। अब ये बात कहीं से निकली या क्या हुई ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये बात फिर लड़कियों को, विवाहित महिलाओं को, जो अब कोई ननद हो गई है, को बुआ हो गई है, उन लोग को मालूम चलना शुरू किया। और उसमें खास करके उसके जो पतिदेव लोग रहते थे, ससुराल पक्ष वाले को, अब संपत्ति का तो सबको लोभ है, और उन लोगों ने शुरू कर दिया अपने दावेदारी, और इसको ले करके पूरे ग्रामीण इलाके में जबरदस्त आक्रोश है, जबरदस्त सामाजिक तनाव है। और बिहार सरकार के जो मुख्यमंत्री के चेले चपाटे सलाहकार हैं, उनको तो मैंने कई बार कहा कि उनको तो कुछ समझ में आता नहीं। राजस्व विभाग भी इस चीज को स्पष्ट नहीं कर सका और पूरा ऊहापोह की स्थिति है। अब कानूनी दृष्टिकोण से बिल्कुल सही है, चूंकि 2005 में संशोधन हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, तो भाई वो तो अधिकार होगा। लेकिन व्यवहारिक रूप से आप समझ लीजिए कि जिस लड़की की शादी हो गई उसको तो अपने ससुराल में भी हिस्सा मिलेगा, जहां वो चली गई अपने हस्बैंड के साथ। अच्छा, मजेदार बात क्या है कि जो इजमाइल प्रॉपर्टी है, कुछ लोगों का तो कैडेस्ट्रल सर्वे से ही इजमाइल प्रॉपर्टी आ रहा है, यानी 1911-12 से ही चला रहा है। अब सोच लीजिए कि वहां से जब वंशावली देना शुरू करेगा
तो कितने की बुआ, बुआ की बुआ, बुआ की बुआ, मतलब 5 6 7 जनरेशन का वंशावली बना करके ये विवेकपूर्ण और मूर्खतापूर्ण काम कुछ लोगों ने शुरू कर दिया। अभी इतनी बड़ी समस्या हो गई कि उसमें सारे लोग इन्वॉल्व हो गए। अब 5 5 6 6 पीढ़ी में यह मामला कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। और अब बिहार सरकार और उसके कई अधिकारियों से हमने बात भी किया, किसी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। अब हमको नहीं मालूम है, चूंकि मैं तो अब सेवानिवृत्त आईएएस पदाधिकारी, मुझको नहीं मालूम है कि अभी बिहार सरकार खास करके राजस्व विभाग और मुख्यमंत्री के जो ज्ञानी, परम ज्ञानी सलाहकार लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, मुझको नहीं मालूम है। लेकिन मैं एक सलाह आज दे देता हूं इस समस्या के समाधान के लिए। उत्तर प्रदेश में 2006 में यूपी रेवेन्यू कोड, CODE, आप अपने स्क्रीन पर देखिए, यूपी रेवेन्यू कोड नामक एक कानून बनाया गया। अब कहिएगा कि ये कैसे, तो चूंकि अभी आपको बताया ना कि स्टेट लिस्ट जो संविधान के आर्टिकल 246 में जो स्टेट लिस्ट उसमें लैंड लिखा हुआ है, इसको आप देख लीजिए, तो उसके तहत अधिकार है। तो यूपी गवर्नमेंट ने 2006 में यूपी रेवेन्यू कोड बनाया और उसके धारा 108 में इस बात को स्पष्ट कर दिया कि जो विवाहित लड़कियां रहेंगी, और उसके कुछ कंडीशंस है, मैं बहुत टेक्निकल नहीं जा रहा हूं, लेकिन मैं लब्बो लबाब उसका बता देता हूं कि 108 में कहा कि विवाहित लड़कियां जो शादी के बाद चली गई उनको कुछ एक कंडीशंस को, जैसे मान लीजिए उसके घर में सबका डेथ हो गया, कोई लड़का नहीं बचा, मदर फादर भी नहीं बचा, तो उस अपवादों को छोड़ करके मोटे तौर पर यह कहा गया कि विवाहित लड़कियों को उसके पिता के कृषि वाले भूमि में कोई उत्तराधिकार का मामला नहीं बनेगा, यानी उसका उत्तराधिकार नहीं बनेगा। और उसके बाद यूपी में इस तरह की बातें समाप्त हो गई। अब इसको जरा मामले को समझ लीजिए। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 रेड विथ 2005 का संशोधन, यह एक सेंट्रल एक्ट है और एक जनरल एक्ट है, जबकि यूपी का 2006 का रेवेन्यू कोड एक स्टेट लॉ है और स्पेशल लॉ है। सुप्रीम कोर्ट ने कई एक बार, और इनफैक्ट पुराने वाले सीआरपीसी में भी और नया जो नागरिक सुरक्षा संहिता बना उसमें भी स्पष्ट किया हुआ है कि जहां कहीं भी स्पेशल लॉ और जनरल लॉ में कॉन्ट्राडिक्शन होगा तो वहां पर स्पेशल लॉ जो है वो प्रिवेल करता है। इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई एक आदेश में ये कहा है कि चूंकि यूपी का रेवेन्यू कोड एक स्पेशल एक्ट है, तो यह जो है, और स्टेट का मामला है, इस संविधान में स्टेट लैंड स्टेट सब्जेक्ट में स्टेट लिस्ट में आता है, इसलिए स्पेशल लॉ जो है यह प्रिवेल करेगा और इस आधार पर इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल या इसके लीगैलिटी को चैलेंज नहीं किया जा सकता है। मेरा सुझाव यह है कि बिहार सरकार को इस विषय पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए, अन्यथा न सिर्फ कानून व्यवस्था की समस्या यहां उत्पन्न होगी, बल्कि पूरा ग्रामीण क्षेत्र या पूरा बिहार का जो सामाजिक ताना बाना है वो छिन्न भिन्न हो जाएगा, हर घर में झंझट पसर जाएगा और इतने विवाद पैदा होंगे, इतने दीवानी सिविल मुकदमे होंगे कि कोर्ट भी त्रस्त हो जाएगा और रेवेन्यू का कोर्ट तो त्रस्त ही होगा और पूरा पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन त्राहिमाम हो जाएगा और सरकार के बस की बात नहीं रहेगी कि इसको वो कंट्रोल कर सके। मेरा सुझाव यही है कि यूपी कोड 2006 के तर्ज पर यहां भी स्टेट गवर्नमेंट को एक कानून बना देना चाहिए और ये कानून उसको बनाने का पूरा अधिकार है। मैंने कई बार रिट्रेट करके बताया कि लैंड जो है वो स्टेट सब्जेक्ट में है और स्टेट सब्जेक्ट पर स्टेट गवर्नमेंट को बनाने का अधिकार है और यह जो एक्ट होगा वो स्पेशल एक्ट होगा, इसलिए हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 रेड विथ 2005 अमेंडमेंट यह उसको इस पर वो प्रिवेल करेगा और ऐसा करना अविलंब जरूरी, इसमें बहुत देर नहीं किया जा सकता है। अगर सरकार चाहे तो अभी सत्र नहीं है तो ऑर्डिनेंस जारी करके इसको ला सकता है और ऐसा करने से राज्य में व्याप्त सामाजिक जो तनाव है, पूरा सोशल डिस्ट्रेस है, ये पूरा सोशल डिस्ट्रेस को खत्म किया जा सकता है। लेकिन अगर विलंब हुआ तो यह जो पानी है वह सर से ऊपर चला जाएगा और फिर इस सरकार के बूते की बात नहीं है कि इसको रिस्टोर कर सके। फिलहाल में इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।